Assalamu alaikum students, welcome to our YouTube channel एक कोचिंग सेंटर एंड माय नेम इज़ अब्दुल्ला असगर राजपूत। तो चैप्टर चल रहा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और उसका लेक्चर नंबर 3 है आज। और लेक्चर नंबर 3 में जो अकॉर्डिंग टू द टाइटल ऑफ द वीडियो और अकॉर्डिंग टू द हेडिंग ऑफ दिस वीडियो, ये फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सही, तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस टॉपिक में जो हम लोग फार्मूला ड्राइव करेंगे वो फार्मूला है BI sin थीटा। सही है, ये फार्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे। अच्छा, कुछ बुक्स में ये होता है, कुछ क्लासेस में या कुछ बुक्स में ऐसा होता है कि डायरेक्ट जो है हमें इसकी डेरिवेशन नहीं करवाई जाती है, बल्कि सिंपल इसका कॉन्सेप्ट दिया जाता है। सही, तो आज की वीडियो में हम लोग इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। अगर आपके सिलेबस में डेरिवेशन इंक्लूड है तो बिल्कुल आप डेरिवेशन फॉलो करो। अगर आपके सिलेबस में डेरिवेशन इंक्लूड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट फॉलो करो। सही कि इस मामले का मकसद क्या होता है, इसमें बी क्या होता है, आई क्या होता है, एल क्या होता है और साइन थीटा क्या होता है। खैर, तो यहां पर मैंने हेडिंग डाल दी है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई चार्ज किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल होता है, कोई भी मूविंग चार्ज जब भी मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होता है तो उस पर फोर्स लगती है। याद होगा आपको कि लेट सपोज ये मेरे पास आ गई मैग्नेटिक फील्ड, सही, और एक चार्ज मूव करता हुआ आया पॉजिटिव यहां पर, सही, और इस चार्ज की जो डायरेक्शन है वो कहां है, डाउनवर्ड, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, और फील्ड हमारे पास कहां है, एक्स एक्सिस पर। सही, तो अब हमने कहा था कि जब भी कोई चार्ज मूविंग चार्ज किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होगा तो उस पर फोर्स लगेगी, और वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो उसके मैंने आपको 2-3 तरीके बताए थे कि एक तो हमारे पास होता है राइट हैंड पाम रूल। पाम रूल के जरिए भी आप उस फोर्स को डिटरमाइन कर सकते हो, और हमारे पास एक रूल होता है जिसे हम बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के जरिए भी इसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हो फोर्स की, कि इस चार्ज पर कहां फोर्स लगेगी, और आप बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल के जरिए भी इसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हो। सही, तो दोनों से मैं आपको इसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन पहले बताता हूं, उसके बाद हम डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। सही, तो सबसे पहले हमारे पास एक सिंगल चार्ज है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपने देखनी है किस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में। पहले मैं आपको राइट हैंड पाम रूल बताता हूं। सही, मैग्नेटिक फील्ड है एक्स एक्सिस में, उस डायरेक्शन में, तो मेरी जो जितनी भी चाहिए चारों फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अच्छा, अब चार्ज मूव कहां कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है डाउनवर्ड। तो आपका जो थंब है ना, इसको भी कहां होना चाहिए, थंब को डाउनवर्ड होना चाहिए। तो ये आ गया मेरा थंब डाउनवर्ड, चारों फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और मेरे पास जो चार्ज की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, तो मेरा थंब जो है वो भी नीचे की तरफ आ गया। सही है, फोर्स कौन बताएगा हमें, ये जो आपका पाम है ये बताएगा फोर्स किस तरफ लगेगी। अगर ये यूं है इसका मतलब आउट ऑफ द प्लेन आपकी तरफ, और अगर ये अंदर की तरफ है इसका मतलब ये इनटू द प्लेन है। सही, अच्छा, तो ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गया मेरे पास चार्ज, फोर्स का लग रही है, फोर्स लग रही है आउटवर्ड। तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगी ना वो क्या लगेगी, आउट, जिसे हम बोलते हैं आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। सही, अच्छा, इसी को हम वेरीफाई करते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सही, क्योंकि हमारी जो सिंध बोर्ड की बुक्स हैं मैट्रिक की, उसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉलो किया हुआ है, तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के जरिए भी इसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। सही है, तो सबसे पहले हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमारे पास ये इंडेक्स फिंगर, सही है, ये हमारे पास मिडिल फिंगर, और ये हमारे पास जो है वो थंब, इन 3 चीजों का इस्तेमाल होता है, इन 3 चीजों का। सही, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी इस इंडेक्स फिंगर को रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। इंडेक्स फिंगर आ गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। उसके बाद आपका ये थंब जो है ये चार्ज जिस तरफ मूव करे ना, जिस तरफ चार्ज या करंट, क्योंकि जहां चार्जेस मूव करेंगे जाहिर सी बात है करंट भी वहीं फ्लो करेगा, तो चार्ज किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड यूं और चार्ज यूं। अब आपका थंब कहां खुल रहा है, थंब आपका खुल रहा है आउटवर्ड, इसका मतलब इस चार्ज पर फोर्स कहां लगेगी, आउट ऑफ द प्लेन। तो आपकी मर्जी है, बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के जरिए इसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करो, या राइट हैंड पाम रूल के जरिए इसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करो। दोनों जो आपके लिए लगता है आप वो फॉलो करो। सही, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एक बार और बताता हूं। फील्ड की डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर, चार्ज मूव कहां कर रहा है, नीचे, तो ये चार्ज की डायरेक्शन आ गई, और आपका थंब जहां खुलेगा वहां इस चार्ज पर फोर्स लगेगी। तो दोनों तरीके, इन दोनों तरीकों को हम यहां पे अप्लाई करेंगे। पहले बताने का मकसद क्या है कि ये दोनों तरीके हम लोग इस डेरिवेशन में इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। हमने ये फार्मूला ड्राइव करना है बिल साइन थीटा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बनाई है, और उस डायग्राम में मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं कि हमारे पास ये जो एरो बना है ब्लैक से, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है, मैग्नेटिक
फील्ड जिसे हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, सही। अच्छा, उसके बाद बीच में पड़ा हुआ एक कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर हो सकता है, सही है। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि वो कंडक्टर जो है वो करंट कैरिंग होना चाहिए। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर करंट कैरी नहीं कर रहा कंडक्टर में तो आपको कोई भी इफेक्ट, कोई भी फोर्स कभी नहीं मिलेगी, कभी भी कोई फोर्स का इफेक्ट आपको जाहिर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब इस कंडक्टर के अंदर करंट नहीं फॉलो करेगा। इस कंडक्टर के अंदर करंट का होना लाजमी है। तो इस कंडक्टर को हम किसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे। खैर वो मैं सोर्स नहीं दिखा रहा आपको, आपकी मर्जी, अगर चाहो तो यहां से कोई सोर्स दिखा दो कि आपने इसको ईएमएफ दिया हुआ है और इसमें क्या है, करंट फ्लो हो रहा है। खैर एक कंडक्टर पड़ा हुआ है और इस कंडक्टर की यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है ना, उसको हमने बोल दिया एल। एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सही। अच्छा, और उसके बाद ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसे हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसे हम आम तौर पर क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कह रहे होते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सही, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल ए से। तो ये आ गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड, और ये कंप्लीट पूरा जो है ये कंडक्टर है, और ये इसकी आ गई लेंथ, सही। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे कि फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में, यानी कि एक्स डायरेक्शन में, और कंडक्टर पड़ा हुआ है यूं। इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर ही होंगे तभी फोर्स लगेगी, अदरवाइज फोर्स नहीं लगेगी। ये तब समझाऊंगा जब हम लोग डेरिवेशन जो है वो ड्राइव कर चुके होंगे, सही है। अच्छा, अब हमने स्टार्ट क्या करना है? अब हमने स्टार्ट करना है अपने प्रीवियस टॉपिक से, जो हम लोगों ने फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज में जो ड्राइव की थी, क्यू वी बी साइन थीटा, या क्यू मल्टीप्लाई बाय वी क्रॉस बी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, सही। तो पहले मैं उसका फॉर्मूला लिखता हूं, क्योंकि उससे डेरिवेशन हमारी स्टार्ट होगी। उससे डेरिवेशन क्यों स्टार्ट होगी, अभी मैं आपको उसका मकसद बताता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, सही। अच्छा, अब पहले हमारे पास सिंगल चार्ज था, तो सिंगल चार्ज पे जो फोर्स लग रही थी उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला ये था जो मैं अभी लिखने वाला हूं। फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये हम लोग ड्राइव कर चुके थे, और हमें पता है कि जब भी क्रॉस हटता है तो क्या आता है, साइन थीटा आता है। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी पढ़ते हैं कि क्यू वी बी साइन थीटा, सही है। या इसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्यू वी क्रॉस बी। अच्छा, यहां पे जो क्यू है, ये क्यू क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस। क्यू क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस। और अगर आप यहां पे हेडिंग देखोगे, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, ऑन आ मूविंग चार्ज है, इसका मतलब यहां पे कितने चार्ज होंगे, एक चार्ज होंगे। तो जब भी आपके पास सिंगल चार्ज होगा तो आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। सिंगल चार्ज होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन आपके पास अभी सिंगल चार्ज नहीं है, आपके पास फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर पड़ा हुआ है, तो कंडक्टर के लिए जाहिर सी बात है डेरिवेशन भी अलग होनी चाहिए। तो हम इस कंडक्टर की डेरिवेशन करेंगे, सही है। लेकिन स्टार्ट हम वहीं से करेंगे। अब स्टार्ट वहां से क्यों करेंगे, अभी आपको समझ आ जाएगा आगे, सही है। इसको आप नाम दे दो, इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दो, सही। इक्वेशन नंबर ए हो गई हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक चार्ज नहीं है, अब हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, मिलियंस भी हो सकते हैं, बिलियंस भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस हैं, सही। तो नंबर ऑफ चार्जेस के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये पता करेंगे कि इस कंडक्टर के अंदर कितने चार्जेस हैं। और अगर आपको चार्जेस जानने हो तो चार्ज निकालने का, यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस निकालने का, नंबर ऑफ चार्जेस बराबर होते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सही। अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ चार्जेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंडक्टर के अंदर जितने भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको आप मल्टीप्लाई करोगे। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है हमें पता है, ये 1 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम का चार्ज होता है। तो आप अगर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएंगे। और यहां पे हमने क्यों पुट किया था, क्योंकि हमारे पास एक ही चार्ज था। जब एक चार्ज होगा तो यहां पे 1 आ जाएगा, और 1 जब मल्टीप्लाई होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ही आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो आपके पास सिंपल यहां पे आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में आप सिंपल क्यू लिखो या ई लिखो, बराबर है। क्यों बराबर है भाई, कि भाई नंबर ऑफ चार्जेस को आपने डिनोट कर दिया क्यू से,
इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ये बात याद रखना, ये मैं यहां पे लिखवा भी दूंगा। कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करते हैं ई से, तो यहां पर आ गया ई। तो अगर n1 होगा यानी कि एक चार्ज है, आ चार्ज है, तो n1 होगा 1 इंटू ई हो जाएगा, तो Q बराबर हो जाएगा E के। तो इस फॉर्मूले में आप E भी लिख सकते हो अगर आपके पास एक चार्ज है, लेकिन कंडक्टर के अंदर एक चार्ज नहीं होता, ये चीज आपने याद रखनी है। तो इस फॉर्मूले के मैं फैक्टर्स आपको पहले लिखवा दूं कि आपके पास जो यहां पे n है, यह है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और E जो है वो क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है वो आपके पास क्या है, E आ गया। सही है, ये दोनों चीजें आपको लाजमी पता होनी चाहिए। अब इस फार्मूले में मुझे ये नहीं पता कि इस कंडक्टर के अंदर कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। आई नेवर नो कि इस कंडक्टर के अंदर कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, 100 हैं, 200 हैं, लाख हैं, 2 लाख हैं, कितने हैं। तो अगर आपको एक चीज नहीं पता, लेट सपोज हमारे पास एक बहुत बड़ा समंदर है, बहुत बड़ा दरिया है पानी का, तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर की डेंसिटी फाइंड करते हैं। वाटर की क्या फाइंड करते हैं, डेंसिटी। और अगर आपको कोई बोले कि डेंसिटी ऑफ वाटर फाइंड करो, तो आप क्या करते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। आपके पास उस पानी का जितना भी मास है उसको उसे कंप्लीट वॉल्यूम से डिवाइड करते हो, तो आपके पास क्या आता है, डेंसिटी ऑफ वाटर आती है, जिसे हम बोलते हैं वाटर डेंसिटी। सही है। तो अब हमारे पास यहाँ पे पानी नहीं है, अब हमारे पास यहाँ पर पानी नहीं है, बल्कि हमारे पास यहाँ पे चार्जेस हैं। तो हम यहाँ पे वाटर डेंसिटी नहीं निकालेंगे, बल्कि हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी के अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो हम निकालेंगे यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जिस तरह से वाटर डेंसिटी के लिए मास को वॉल्यूम से डिवाइड किया था आपने, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कर दोगे उसके वॉल्यूम से। किसके वॉल्यूम से, कंडक्टर के वॉल्यूम से। तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों निकाली, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने चार्जेस होंगे इसके अंदर, कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब आपको एक चीज नहीं पता तो आपने फिक्स कर दिया कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और इसकी लेंथ भी 1 मीटर है, तो 1 मीटर क्यूब। एक यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब। तो इस कंडक्टर के 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जितने भी चार्जेस आएंगे ना, हम वो सपोज करेंगे। सही है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आएगा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। So the free electron density is number of free electrons per unit volume। सही। तो ये आपके पास की डेफिनेशन भी है और हमारी डेरिवेशन में भी काम आ गई कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और याद रखना कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। तो कैपिटल एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए और स्मॉल एन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए। तो दोबारा ये चीज मैं आपको रिपीट कर दूं कि हमने फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों निकाली है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चार्जेस होते हैं इस कंडक्टर के अंदर, बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हमें नहीं पता कि हम कितने लें, 100 लें, 200 लें। तो हमने क्या किया कि उसके एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने भी हमारे पास चार्जेस, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, हमने वो सारे सपोज कर लिए। यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि 1 मीटर क्यूब के अंदर, यानी कि उसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 मीटर है। तो टोटल मिला के क्या हो गया इसका जो वॉल्यूम है, देखिए ये एरिया और ये लेंथ, एरिया इंटू लेंथ वैसे भी बराबर होता है वॉल्यूम के। तो यहाँ पे ये चीज मेंशन कर देता हूं कि एरिया वॉल्यूम बराबर होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो कभी भी आप लेंथ को मल्टीप्लाई करते हो एरिया के साथ तो आपको क्या मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाता है। तो इसके यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने भी चार्जेस आएंगे ना, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो हमने सपोज कर लिए और उसको हमने नाम दे दिया फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। तो जिस तरह से वाटर की डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बराबर होगी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का आ गया v। सही। अच्छा, अब इस फार्मूले में ये जो आपके पास फार्मूला था इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर बी का, इक्वेशन बी का नाम दे दिया। अब मुझे इस n की वैल्यू चाहिए, तो अगर मुझे इस n की वैल्यू चाहिए तो v यहां पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n विल बी इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाय n। सही। अच्छा,
अभी यहाँ पे मैंने ये चीज मेंशन की है कि आपको अगर वॉल्यूम निकालना हो तो आप इसके एरिया को मल्टीप्लाई करो, कंडक्टर के एरिया को मल्टीप्लाई कर दोगे लेंथ के साथ, सही है। तो मैं अगर इस v की जगह लिख दूं AL यानी कि एरिया इंटू लेंथ, बिल्कुल लिख सकता हूं क्योंकि एरिया इंटू लेंथ भी वॉल्यूम के ही बराबर होता है। तो मैं इस v की जगह क्या लिखूंगा, एरिया इंटू लेंथ। तो ये आपके पास यहां से क्या आ गया, n आ गया, सही है। और इन फैक्टर्स के नाम लिख देता हूं मैं कि जो कैपिटल N है ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और आपके पास सॉरी यहाँ पे AL और यहाँ पे आ गया n। तो इस n को आप पहले लिख दो, ये आ गया है, सही है। क्या किया हमने कि v यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, v मल्टीप्लाई बाय n। v की जगह मैंने क्या पुट किया, AL पुट किया, ये v की जगह आ गया AL और n एज इट इज। तो AL के बाद n लिखो या पहले लिखो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे फैक्टर्स के नाम पता होना आपको लाजमी चाहिए कि n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है स्मॉल n फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, a क्या है एरिया ऑफ द कंडक्टर, और l क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये सारे फैक्टर्स के मैं नाम लिख रहा हूं कि स्मॉल n क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और आपके पास कैपिटल N क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो मैं मेंशन कर चुका हूं, इसको रहने देते हैं यहाँ पे। A क्या है एरिया ऑफ द कंडक्टर, उस कंडक्टर का कितना एरिया है, और आपके पास L क्या है, L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सही है। ये हमने लिख दिया फैक्टर्स के नाम ताकि हमें एक एक चीज समझ आए कि हम लोग जो डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें फैक्टर्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, सही है। अच्छा, ये वाला नेक्स्ट स्टेप है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे साइड पे कर दिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास n आ गया, इक्वेशन नंबर बी में अगर देखें तो मुझे यहाँ पे n की जरूरत थी क्योंकि मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने थे कि कितने होंगे, सही है। तो मैंने इस n की वैल्यू निकाल ली है, तो इस n की जगह पर यहां पे मैं पुट करूंगा NaL, सही है। तो पुटिंग कैपिटल N इन इक्वेशन बी, तो आप n को पुट कर दो इक्वेशन नंबर बी के अंदर। तो इक्वेशन नंबर बी क्या थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर बी थी हमारे पास Q इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय E, और n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं NaL। तो Q इज इक्वल्स टू NaL, और यहाँ पे आ जाएगा छोटा सा E, ये आपके पास आ गया यहाँ पर Q, और इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर, इसको आपने नाम दिया था A का B, और ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर C, सही है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे दो Q हो गए, अगर आप देखो तो एक ये Q है और एक ये वाला Q है। ये Q वो चार्जेस हैं जो किसी भी ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन, ये वो चार्जेस हैं जो आपके पास किसी भी कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में आ रहे हैं। ये Q वो चार्जेस हैं जो आपके पास कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम के अंदर आ रहे हैं, और ये सिंगल चार्ज है जो किसी भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता हुआ आ रहा था, सही है। तो दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास यूनिट वॉल्यूम के चार्जेस हैं। यूनिट वॉल्यूम कैसे पता चल रहा है, एरिया भी आ रहा है, लेंथ भी आ रही है, और n जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी आ रही है, और E जो है वो चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया E, सही है। अच्छा, अब हमने ये Q निकाला क्यों था, हमने Q इसलिए निकाला था कि इस Q को हम उठा के पुट करना है इक्वेशन नंबर A में, क्योंकि ये Q था वो चार्ज था जो सिंगल मूव करके आ रहा था, लेकिन अब सिंगल चार्ज मूव नहीं कर रहे, अब कंडक्टर के अंदर चार्जेस मूव कर रहे हैं। तो मैंने कंडक्टर के अंदर चार्जेस कितने मूव कर रहे हैं वो वाला Q मैंने निकाल लिया। अब इस Q को मैं उठा के पुट करूंगा इक्वेशन नंबर A में, तो मेरे पास जो है वो डेरिवेशन आगे बढ़ेगी, सही है। तो पुटिंग Q इन इक्वेशन नंबर A, putting Q from equation number C, equation C to equation A। इक्वेशन C से Q को उठा के आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर A में। तो इक्वेशन नंबर A क्या थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर A थी F इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B, सही। इनके ऊपर आप एरो भी डाल दो क्योंकि सारी जो है वो वेक्टर्स क्वांटिटी है, तो ये आपके पास आ गई V क्रॉस B, सही। अच्छा, फोर्स भी वेक्टर है तो फोर्स के ऊपर भी आप एरो डाल दो, सही। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इस Q की जगह पर, इस वाले Q की जगह पर पुट करना है NaLe। तो ये मैं पुट करने जा रहा हूं F इज इक्वल्स टू NaL, और यहाँ पे आ गया E। अच्छा, N कैपिटल नहीं पुट करना आपने क्योंकि कैपिटल N जो है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का है, और स्मॉल n जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है। तो यहाँ पे जो स्मॉल n आएगा इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है।
उसके बाद इस Q की जगह आ गया NaLe और यहां पे V क्रॉस B, सही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि आपके पास यहां पे लिखा हुआ वेलोसिटी, ये V जो है वो उस चार्ज की वेलोसिटी थी जो मूव करके आ रहा था उस फील्ड के अंदर। कौन से फील्ड के अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अगर मैं यहां पे वेलोसिटी का फॉर्मूला खोलना चाहूं तो मुझे पता है कि वेलोसिटी जो है ये बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही है। और आपको पता है कि लेंथ, हाइट और आपके पास रेडियस, डायमीटर, ये सब क्या होते हैं? ये डिस्टेंस होते हैं, सही है। तो अगर मैं s अपॉन टी की जगह l अपॉन टी लिखना चाहूं तो क्या मैं गलत करूंगा? क्योंकि भाई डिस्टेंस भी तो डिस्टेंस ही होता है और लेंथ भी क्या होता है? लेंथ भी डिस्टेंस होता है। जैसे लेट सपोज मैं बोलूं कि ये मार्कर जो है यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ है, बिल्कुल आप मान लेंगे कि भाई यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ है। अच्छा, इस यहां पर एक चूंटी बैठी हुई है और एक चूंटी जो है वो यहां से मूव करके यहां पर आती है। तो मैं अगर कहूं कि इस चूंटी ने L डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि इस मार्कर की जितनी लेंथ थी उस चूंटी ने भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया है, तो आप बिल्कुल मान लेंगे, सही है। जिस तरह से इस बोर्ड का यहां से लेकर यहां तक इस बोर्ड की लेंथ है और मैं कहूं कि यहां से लेकर यहां तक इसका डिस्टेंस है, तो आप बिल्कुल मान लेंगे, सही है। तो डिस्टेंस एंड लेंथ बोथ आर सेम, दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है? बिल्कुल सेम है, सही है। कहीं हम लेंथ यूज करते हैं, कहीं हम लोग डिस्टेंस यूज करते हैं। तो आप डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखो या लेंथ अपॉन टाइम लिखो, यू विल गेट द वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी को मैं एक्सपेंड करूंगा किसमें? L अपॉन टी में, सही है। तो यहां पर एक्सपेंड करने जा रहा हूं मैं, F इज इक्वल्स टू NaLe और इस V की जगह क्या पुट करने जा रहा हूं मैं? L अपॉन टी और मल्टीप्लाई बाय B, सही है। मैंने वेलोसिटी को एक्सपेंड कर दिया। अच्छा, अब क्या करना है मुझे? इस T को बाहर करना है। अब इस T को बाहर क्यों करना है अभी आपको समझ आएगी नेक्स्ट स्टेप में। F इज इक्वल्स टू NaLe डिवाइडेड बाय T और यहां पे आ जाएगा L क्रॉस B, सही है। तो मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने सिर्फ इस T को उठा के बाहर लिख दिया। दोबारा अगर आप इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो दोबारा T जो है वो इन सबके डिवाइड में आ जाएगा और क्योंकि दोनों मल्टीप्लीकेशन में थे इसलिए मैंने T को बाहर कर दिया, सही है। अच्छा, अब अगर आप ये हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा, तो आपको कोई चीज अगर समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। NaLe बराबर था Q के और डिवाइडेड बाय T। अगर मैं आपसे पूछूं कि Q डिवाइडेड बाय T किसका फॉर्मूला है या किसका कॉन्सेप्ट है, तो आपके दिमाग में फौरन से आना चाहिए कि करंट, Q अपॉन T, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, कितने चार्जेस कितने टाइम में फ्लो होते हैं, दैट इज कॉल्ड करंट। तो ये Q अपॉन T बराबर होता है I के, यानी कि करंट के, सही है। तो मैं इस पूरे फैक्टर की जगह I लिख सकता हूं क्योंकि ये NaLe बराबर है Q के और ये T जो है वो टाइम का है और Q अपॉन T बराबर होता है I यानी कि करंट के। तो इस पूरे फैक्टर की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं? मैं लिखने वाला हूं I यानी कि करंट। तो मैं इस चीज को यहां पे मेंशन कर देता हूं कि NaLe डिवाइडेड बाय टाइम्स विल गिव यू द करंट। तो इस पूरे फैक्टर की जगह आप क्या पुट करोगे? करंट पुट करोगे, सही है। अच्छा, तो F इज इक्वल्स टू इस पूरे की जगह I यानी कि करंट और यहां पे आ जाएगा L क्रॉस B, सही है। बस तकरीबन हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है। अच्छा, इसको आप क्या करोगे? जब भी आप क्रॉस हटाते हो तो साइन थीटा आता है और डॉट हटाते हो तो कॉस थीटा आता है। ये चीज हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं जब हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस किया था। तो हमने ये चीज डिटेल में पढ़ी थी कि क्रॉस हटता है तो साइन आता है और डॉट हटेगा तो कॉस आएगा। तो ये आपके पास किसी भी कंडक्टर पे कितनी फोर्स लग रही है उसका फार्मूला है और इसी फार्मूले को अगर आप एक्सपेंड करके लिखना चाहो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि F इज इक्वल्स टू ILB साइन थीटा, सही है। अच्छा, ये आपके पास आ गया दोनों डेरिवेशन, एक्सपेंड फॉर्म में भी और बिना एक्सपेंड किए भी। अभी इनमें जो फैक्टर्स हैं उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। भाई ये फोर्स F तो पता है आपको फोर्स है, कौन सी फोर्स है? जो उस कंडक्टर पे लग रही है, सही है। दूसरी बात I करंट, करंट कौन सा वाला? जो कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोइंग इन द या थ्रू द कंडक्टर। और आपके पास L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर और B क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं इसको, सही है। मैग्नेटिक
फील्ड इंटेंसिटी। सही है, तो ये हमारे पास आ गया तमाम के फार्मूलाज। और अगर इस फार्मूले में आप देखो तो F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। देखो F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, और यही F जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, और यही F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसका मतलब यह है कि जब आप करंट को बढ़ाओगे तो ये जो फोर्स है कंडक्टर पे लगेगी ये भी बढ़ जाएगी। अगर आप लेंथ ऑफ द कंडक्टर को बढ़ाओगे, कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है उसके अंदर चार्जेस भी उतने ज्यादा होंगे, तो उस पर फोर्स उतनी ही ज्यादा लगेगी। और तीसरा फैक्टर है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ही ज्यादा फोर्स लगेगी इस कंडक्टर के ऊपर। तो ये हमारे पास आ गया इसका फार्मूला, ये हमारे पास आ गया कॉन्सेप्ट। तो लास्ट चीज जो रहती है वो ये चीज रहती है कि मैंने आपको बताया था कि ये मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। परपेंडिकुलर हो या कोई सर्टेन एंगल बना रहे हो, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, यानी कि फील्ड भी यूं है और कंडक्टर को भी आपने यूं रख दिया, तो यू विल गेट नो इफेक्ट। आपको कोई फोर्स नहीं मिलेगी। वो फोर्स क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि साइन थीटा, यहां पर मैं यही लिख रहा हूं, उसके बाद मैं रब कर दूंगा कि साइन थीटा जो है वो 90 डिग्री पर आपको आंसर देगा 1। आप कैलकुलेटर में पुट करो साइन 90 डिग्री, आपको आंसर देगा 1। आप पुट करो साइन 0 डिग्री तो आपको आंसर देगा 0। तो यानी कि अगर आपके पास फील्ड और कंडक्टर दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे तो आपको इस कंडक्टर के अंदर कोई फोर्स नहीं दिखेगी, आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, यू विल गेट नो फोर्स। लेकिन अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो उस केस में फोर्स जो होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि साइन जो है वो 90 पर अपना मैक्सिमम आंसर देता है। आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, 1 से बड़ा आंसर कभी भी नहीं आ सकता। तो 1 से बड़ा और -1 से छोटा आपके पास आंसर कभी भी नहीं आएगा। साइन 90 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, साइन 90 पे मैक्सिमम आंसर आता है 1। और आपके पास साइन 0 डिग्री, यानी कि जब भी दोनों आपस में पैरेलल होंगे, कौन? मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर, तो कभी भी कोई फोर्स नहीं लगेगी। इसका मतलब अगर आपको मैक्सिमम फोर्स आई है तो आप एंगल रखते हो दोनों के दरमियान किस तरीके से? दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। और अगर आप चाहते हो कोई फोर्स नहीं लगे तो आप दोनों को पैरेलल रख दो, और उसके अलावा भी कोई एंगल होगा तो आप साइन थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको उस फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और याद रखना कि तीनों आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरह से है और कंडक्टर अगर यूं पड़ा हुआ है तो यानी कि ये वाला एक्स प्लेन और ये वाला वाई प्लेन, और फोर्स लाजमी है कि या तो आउट ऑफ द प्लेन यानी कि जेड एक्सिस पे लगेगी, पॉजिटिव जेड एक्सिस, और इनटू द प्लेन यानी कि नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ लगेगी। तो इसकी डायरेक्शन भी आप डिटरमाइन कर सकते हो कि भाई इस कंडक्टर के अंदर लेट सपोज करते हैं कि करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, कहां फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ। हाँ, करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ। अच्छा, और मैग्नेटिक फील्ड यूं है। अब मुझे पता करना है, ये आपको बता के मैग्नेटिक फील्ड, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, और मुझे पता करना है कि फोर्स किस तरफ लगेगी। तो अभी मैंने आपको दो तरीके बताए, या तो आप राइट हैंड पाम रूल यूज करो या आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करो। दोनों में आपके पास आंसर सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? कि आप करंट सपोज करोगे कन्वेंशनल करंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक करंट सपोज नहीं करोगे, बल्कि आप कौन सा करंट सपोज करोगे? कन्वेंशनल करंट। सही है, तो चेक करते हैं भाई। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ये मैं भी आपको राइट हैंड पाम रूल बता रहा हूं। सही है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, आपका थंब ऊपर की तरफ है। सही है, तो फोर्स कहां लग रही है? अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड और करंट ऊपर की तरफ है, ये करंट आई है, ये क्या है? करंट आई। और फोर्स किस तरफ लग रही है? मैग्नेटिक फील्ड करंट, तो फोर्स लग रही है आपके पास इनटू द प्लेन। फोर्स कहां लग रही है? इनटू द प्लेन। तो इस कंडक्टर के अंदर इनटू द प्लेन फोर्स लग रही है। सही। अच्छा, इसी को वेरीफाई करते हैं बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के जरिए। ये आ गया मेरा लेफ्ट हैंड। सही है, 3 फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और ये थंब यूज करना है। इंडेक्स फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, उसके बाद करंट का है ऊपर की तरफ है, तो ये आगे आपके पास आ गया ऊपर करंट, और अंगूठा मेरा कहां इशारा कर रहा है? इनटू द प्लेन। इसका मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के जरिए भी आपके पास डायरेक्शन जो आ रही है वो इनटू द प्लेन आ रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हमारे पास जो है वो तीसरा लेक्चर था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये फार्मूला जो है वो अक्सर एग्जाम्स में आया करता है। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जो डेरिवेशन करेंगे, जो वीडियो आएगी हमारी, वो आएगी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल पे। सही है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जब कंडक्टर होगा तो उस पर फोर्स लगेगी, और अगर आप कोई कॉइल रखोगे ना तो उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो किस तरह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है, क्या कंडीशन होती है, वो सब हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अभी मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।